हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। तो आप क्लास 9th के स्टूडेंट जो पहुंच चुके हैं क्लास 10th में, हम करने जा रहे हैं बिल्कुल नया सेशन शुरू साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो क्लास 9th में आपने जितनी मस्ती की है सभी को भूल जाइए, क्योंकि अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तभी आप जाकर फाइनल में अच्छा रिजल्ट परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए, क्लास में आज है पहली क्लास, तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। इसका चैप्टर का जो नाम है, केमिस्ट्री का पार्ट आपका आ जाता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। देखिए, हमारे पास दो तरह की रिएक्शन हम पढ़ते हैं, फिजिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस। तो फिजिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली किस तरह की रिएक्शन, देखिए हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस हम पढ़ते हैं। ओके, पहला हमारा आ जाता है फिजिकल चेंजेस, है ना। एंड सेकंड आ जाता है आपका केमिकल चेंजेस। तो दो तरह के हमारे पास चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, हमारे जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं? ऐसे चेंज जो रिवर्सिबल हों, ऐसे चेंज जो रिवर्सिबल हों, ठीक है, या ऐसे प्रोसेस जो रिवर्सिबल हों, वो कैसे होते हैं? फिजिकल चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका आइस का कन्वर्ट होना किसमें? वाटर में। तो वाटर से हम आइस में भी उसको बदला जा सकता है। तो इस तरह के प्रोसेस होते हैं फिजिकल प्रोसेस, जिसमें फिजिकली चेंज हम कर पाते हैं। लेकिन जब केमिकल चेंज जो होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं। जो केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन कर दी, तो आप दोबारा से कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। तो इस तरह की रिएक्शंस जो होती हैं उनको केमिकल रिएक्शंस बोला जाता है और केमिकल चेंज बोला जाता है। तो चलिए डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच द बॉन्ड आर ब्रेकन within reactant molecules and new bond are formed within product molecules इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो चलिए, हमारे पास नई टर्म आई है, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या है, चलिए उसके बारे में पहले जानते हैं। तो रिएक्टेंट बेसिकली क्या होता है, किसको रिएक्टेंट बोला जाता है? फॉर एग्जांपल, आपके पास बुक में जो गिवन है, जो एक्टिविटी आपके पास 1 है, उसमें क्या गिवन है कि जो मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, वो क्या करते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे जो एरो से मैं दिखा रहा हूँ, जो लेफ्ट साइड में है, जो रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट बोला जाता है। एक रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड होते हैं इस एरो से, वो रिएक्टेंट होते हैं, और जो राइट साइड होते हैं वो प्रोडक्ट उनको बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिएक्ट करके फाइनल रिजल्ट देते हैं वो प्रोडक्ट कहलाता है, और जो रिएक्ट करते हैं, जिनकी रिएक्शन होती है, वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। आगे हम स्टडी करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। देखिए, कुछ फिजिकल अपीयरेंस से पता चल जाता है कि रिएक्शंस हमारी जो है, रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो वो क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है जिसको देखकर या जिसको महसूस करके हम पता लगा सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। हमारे डेली लाइफ में इतनी रिएक्शंस होती हैं केमिकली, जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन स्टेट, कि अगर स्टेट में चेंज हो जाए, मान लो कि पहले जो भी आपके पास रिएक्टेंट था वो किसी और स्टेट में था, और उसकी स्टेट अब चेंज हो गई है। मान लो कोई मैटर था, कोई सब्सटेंस आपके पास, वो एक सॉलिड स्टेट में था और उसकी स्टेट चेंज हो चुकी है, अब वो दूसरी स्टेट में आ चुका है, तो वो वहां पे भी एक केमिकल चेंज होता है। तो इस तरह की रिएक्शन से पता लगा सकते हैं कि वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हैपन हुई है। फिर आ जाता है आपको चेंज इन कलर, अगर कलर में चेंज हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लें, जैसे आपके जो फ्रूट्स होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं जब वो कच्चे होते हैं, है ना, लेकिन जब वो पक जाते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, येलोइश कलर का हो जाता है। मैंगो का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जब मैंगो होता है, ठीक है, वो कहता है पहले ग्रीन कलर का होता है, लेकिन केमिक आफ्टर सम टाइम केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर होती हैं, तो वो येलो कलर का आपको मार्केट में दिख जाता है ना। तो वो चेंज किसके कारण हुआ? केमिकल रिएक्शन के कारण, केमिकल चेंज हुआ है वहां पे। फिर केमिकल रिएक्शन क्या हुई है, आपको उसका पता अगर लगाना है तो आपको टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, कि जहाँ पे भी केमिकल चेंज होता है वहाँ पे कुछ
रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप बुझा हुआ चूना होता है, जैसे उसको आप पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वो क्या बन जाता है आपके पास, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट निकलता है वो बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। या कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जब उनको कराया जाता है तो उनमें से हीट प्रोड्यूस होती है, या कुछ कूल डाउन, ठंडी हो जाती हैं। तो इस तरह से रिएक्शंस में जो चेंज होता है उससे हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। फिर आ जाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कुछ रिएक्शंस ऐसे होती हैं जिनमें गैस का इवोल्यूशन होता है, ठीक है। बहुत सारी हम पढ़ते हैं रिएक्शंस, अभी आगे फुल चैप्टर में हम कवर भी करेंगे बहुत सारी रिएक्शन जहाँ पे गैस का, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है जब एक रिएक्शन होती है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जैसे सिल्वर क्लोराइड की या सिल्वर आयोडाइड की रिएक्शंस है, जब और रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट मिलता है हमें, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब केमिकल रिएक्शन हमने पता कर लिया, उनके चेंज क्या, अगर चेंज उनके अंदर ऑब्जर्व होते हैं हमें तो कैसे पता लगाएंगे केमिकल रिएक्शन हुई है, वो हम पता कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो द शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल, formulas and the ratio of number of various reactants and products involved, कि कितने रिएक्टेंट्स हैं, कितने प्रोडक्ट उसमें निकल रहे हैं, और उसको सिंबल के साथ और फॉर्मूले के साथ ही लिखना एक केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो आई होप आपको कवर हो गया। तो चलिए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सो द सिंपलेस्ट वे टू राइट एन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। तो पहले वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखा जाता है, मान लो आपके पास कोई दो रिएक्टेंट है, वो रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट को की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो पहले लिखा जाएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो जो इस एरो की, ये एरो के जो टेल वाली साइड होता है वो रिएक्टेंट होता है, और जो एरो के हेड वाली साइड होता है वो हमेशा प्रोडक्ट होता है। या आप कह सकते हैं कि इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में आपका प्रोडक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है और एक केमिकल रिएक्शन की स्केलेटन इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है हमारे पास, टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो चार तरह की, हम बेसिकली चार कैटेगरी में बांटते हैं। पहली तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एंड जो सेकेंड टाइप की रिएक्शन होती है वो आपकी होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड द थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती क्या है, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। सो इट मे बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस अंडर सुटेबल कंडीशंस। ठीक है, क्या कहते हैं कि when two or more substances combine to form a single substance under suitable conditions, तो क्या बनता है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है। एग्जांपल से देख लेते हैं। सो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो आपका वहां पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ एस स्क्रिप्ट लगा रखा है जिसका मतलब है कि सॉलिड है, एंड यहाँ एल लगा रखा है यानी कि वाटर एक्वा से लिक्विड है, और जो सोल्यूशन हमारे पास बनता है वो भी एक्वा सोल्यूशन बनता है। तो देखो यहाँ पे कि दो सब्सटेंस कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये किस तरह की रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ जाती है। फिर आपका आ जाता है बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। कोयल को जब जलाया जाता है तो वहां पे भी दो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं। पहला क्या होता है आपका कार्बन, एंड द सेकंड वन इज ऑक्सीजन। तो जब कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शंस आपकी आ जाती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप आपका आ जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको नाम से क्लियर हो पा रहा होगा
कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि डीकम्पोज होना, टूटना, ठीक है, कि किसी एक सब्सटेंस का टू और मोर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाना क्या है, डीकम्पोजिशन होता है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इन अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डेफिनेशन यही कह रही है कि व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, जब सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होता है दो और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, तो उस तरह की रिएक्शंस बन जाती हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल FeSO2 फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो वो ब्रेक होती है Fe2O3 प्लस SO2 सल्फेट में और SO3 सल्फाइड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे FeSO4 ब्रेक हो गया टू और मोर कंपोनेंट्स के अंदर, टू और मोर सिंपल सब्सटेंस के अंदर। ऐसे ही आपका कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 व्हेन हीटेड अंडर सुटेबल कंडीशंस सो इट गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो मैंने यहाँ सिंबल लगा रखे हैं S, S और G। इसका मतलब क्या होता है, S से जो होता है वो सॉलिड होता है यानी कि सॉलिड फॉर्म में है, और जो G होता है वो गैस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो सिंबल मैंने लास्ट पीछे कराए हैं अभी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि सिंबल का एक अपना रोल होता है जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आगे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, वो आपकी उनको फर्दर कैटेगरी में बांटा गया है। तो वो कितनी तरह की होती है ये वो जानते हैं। तो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, तीन तरह से उनको बांटा जाता है तीन कैटेगरीज के अंदर। तो पहले में जो आपकी आती है थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन, एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक डीकम्पोजिशन, एंड द थर्ड वन इज फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस तीन तरह की होती हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रॉनिक डीकम्पोजिशन एंड फोटो डीकम्पोजिशन। तो सबसे पहले थर्मल डीकम्पोजिशन की बात करते हैं। देखो थर्मल वर्ड जो है यानी कहीं ना कहीं थर्मल यानी कि हीट से इसको कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस अपॉन हीटिंग, ठीक है। थर्मल का मतलब भी क्या होता है, हीट तो होता है, ठीक है। तो यानी कि हीटिंग से अगर कोई सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस टू और मोर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक हो पा रहा है तो वो आपका थर्मल डीकम्पोजिशन के अंदर आता है। तो इसका एग्जांपल से इसको समझते हैं डीकम्पोजिशन की, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। तो थर्मल डीकम्पोजिशन में जो मेन फैक्टर क्या होगा कि हीटिंग, हीट देके हम किसी सब्सटेंस को ब्रेक करेंगे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड फॉर्म में होता है। जब इसको हीट किया जाता है, हीट का सिंबल क्या होता है ये, ठीक है, डेल। तो इसको जब हीट किया जाता है तो ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर, ठीक है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई गैस ऑक्साइड गैस के अंदर, ठीक है। तो आई होप एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फाइनल एग्जाम के लिए भी आप ये एग्जांपल तैयार कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप में आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का कहीं ना कहीं रोल रहने वाला है इसके अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डीकम्पोजिशन में क्या आ जाता है आपका कि इलेक्ट्रॉनिकली किसी सब्सटेंस को ब्रेक करना, ठीक है। तो अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस ऑन पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। की इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रोलिसिस आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली होता क्या है, सब्सटेंस को ब्रेक किया जाता है टू और मोर कंपोनेंट्स के अंदर, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। तो इसका एग्जांपल हम, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हम वाटर का ले सकते हैं, ठीक है। वाटर को जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है वाटर के अंदर से, तो वहां पे जो वाटर है वो ब्रेक हो जाता है H2 प्लस O2 के अंदर, ठीक है। तो यहां से यानी कि दोनों ये क्या है, गैसेस हैं, और ये लिक्विड फॉर्म है, एक्वास में बोल देते हैं, लिक्विड बोल देते हैं, ठीक है। तो जब वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है तो वहां क्या हो जाता है, वो H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें डीकम्पोज हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शंस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डीकम्पोजिशन। जहां इलेक्ट्रिसिटी को पास करा के किसी सब्सटेंस को ब्रेक किया जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक डीकम्पोजिशन के अंदर आती है। थर्ड आपका आ जाता है फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो मतलब कि फोटोन, ठीक है, फोटोन से मतलब है फोटो का। तो यहाँ पे फोटोन की हेल्प से किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस को ब्रेक किया जाए विद द हेल्प ऑफ फोटोन, ठीक है। और फोटोन क्या होता है, लाइट होती है ना, कि लाइट की हेल्प से किसी सब्सटेंस को ब्रेक करना फोटो डीकम्पोजिशन कहलाता है।
तो फोटो डिकम्पोजिशन में होगा क्या बेसिकली कि फोटोन या लाइट से हम ब्रेक कराएंगे किसी एक सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। तो फोटो डिकम्पोजिशन में आपका आ जाता है अ सिंपल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में किसी सब्सटेंस को ब्रेक करना क्या कहलाता है? फोटो डिकम्पोजिशन कहलाता है। और तो चलिए इसके एग्जांपल से हम समझते हैं फोटो डिकम्पोजिशन का बेस्ट एग्जांपल जो आपके लिए होगा। तो फोटो डिकम्पोजिशन में जैसे AgCl2 सिल्वर क्लोराइड को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम ब्रेक कराएंगे तो जब ये कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस के अंदर। ठीक है, अब सिल्वर क्या है? सॉलिड फॉर्म में मिलेगा हमें और क्लोरीन गैसीय फॉर्म में मिलेगी। तो ये ब्रेक हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में बेसिकली सनलाइट का मतलब क्या है कि लाइट उसके ऊपर फॉल करा रहे हैं हम। लाइट फॉल कराने से क्या होगा? जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2Ag प्लस Cl2 के अंदर। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन आती है आपकी फोटो डिकम्पोजिशन के अंदर। उसके बाद थर्ड टाइप आपका आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम से क्लियर हो रहा है कि डिस्प्लेस कर देना। मान लो कोई आपके पास दो सब्सटेंस थे, तो उसमें क्या हुआ कि एक के एटम ने दूसरे के एटम को डिस्प्लेस कर दिया, तो उस तरह की रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। A displacement reaction is that in which one atom or group of atoms of a compound is replaced by another atom or group of atoms। ठीक है, कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम का कंपाउंड में से रिप्लेस कर देना बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स के द्वारा, तो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है वो है आपका कॉपर सल्फेट, जो एक्वास सॉल्यूशन में हमारे पास होता है। जब उसको फेरस या आयरन के साथ ट्रीट कराया जाता है तो वहाँ पे वो क्या होता है? FeSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस कॉपर आपके पास मेटल अलग मिल जाता है। ठीक है, यानी कि हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने आयरन को डाला, तो जैसे आयरन को डाला तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? FeSO4 फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर आपका अलग निकल जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। ठीक है, तो वो जब आप उसमें आयरन को डालते हो तो कुछ टाइम बाद वो कलरलेस हो जाता है। तो कलरलेस क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे जो आपका कॉपर है वो रिप्लेस हो चुका है फेरस के साथ। ठीक है, आयरन के साथ वो रिप्लेस हो चुका है। तो जो कलरलेस आता है उस सब्सटेंस के अंदर, वो किसके कारण आता है? ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण वहां पे वो आता है। ठीक है, ऐसे ही आप जिंक सल्फेट का एग्जांपल ले सकते हो। जिंक सल्फेट को जब कॉपर के साथ ट्रीट किया जाता है तो कॉपर क्या करता है? कॉपर सल्फेट बना लेता है और जिंक वहां से अलग हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। फिर आपका लास्ट टाइप आपका आ जाता है आपका 4 नंबर, ये थर्ड नंबर था। तो फोर्थ नंबर में आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल का मतलब, डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझे कि कोई एक एटम डिस्प्लेस कर देगा दूसरे के एटम को। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? दो कंपाउंड होंगे आपके पास और दोनों कंपाउंड क्या करेंगे? आपस में एटम्स को इंटरचेंज कर लेंगे पूरी तरह से। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। A double displacement reaction is that in which two reacting components, मैंने वही कहा कि two reacting components exchange कर लेंगे their corresponding ions to form two new compounds। ठीक है, दो नए कंपाउंड्स बन जाएंगे और दो क्या कर लेंगे? आपस में एक्सचेंज कर लेंगे अपने एटम्स को। तो इस तरह की रिएक्शन आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आती है। तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे AgNO3 एक्वास प्लस NaCl, जब इसको ट्रीट किया जाता है, इनकी रिएक्शन कराई जाती है, तो होता क्या है? यहाँ पे जो सोडियम है वो कहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा? नाइट्रेट के साथ, और जो सिल्वर है वो कहाँ आ जाएगा? क्लोराइड के साथ। तो हमारे पास जो नया कंपाउंड मिलेगा, नए कंपाउंड मिलेंगे, वो क्या मिलेंगे? AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हुआ? पूरी तरह से डिस्प्लेसमेंट होगी, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई, इसलिए इसको। चलिए आगे बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होगी कि जिसमें पूरा ही जो कंपाउंड है वहां से जो एटम है एक दूसरे के साथ पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएं। ठीक है, एक्सचेंज कर लें। सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट इन विच टू रिएक्टिंग कंपाउंड्स, जहां पे दो रिएक्टिंग कंपाउंड्स एक्सचेंज कर लें देयर कोरस्पॉन्डिंग आयंस एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, आयन का पूरी तरह से एक्सचेंज जहां पे हो जाए
उस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि दोनों दो कंपाउंड होंगे, दोनों में इंटरचेंज होगा आयंस का। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को व्हेन ट्रीट विद NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीट कराया जाता है, तो वहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो Ag है, जो सिल्वर है Ag, वो किसके वो रिप्लेसमेंट कर देता है सोडियम को, और यहाँ से जो सोडियम है वो रिप्लेस करता है Ag को। तो यहाँ से दोनों ही आयन की रिप्लेसमेंट हो जाती है, तो हमें नया प्रोडक्ट मिलता है AgCl। जो Ag है वो Cl के साथ चला जाता है और जो सोडियम है वो नाइट्रेट के साथ चला जाता है, तो AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट, और ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और ये एक्वास सॉल्यूशन के अंदर होता है। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने देख लिए, 4 तरह की टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखी। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब मैं लास्ट में आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दो तरह के रिएक्शंस हम देखते हैं, जितने भी आप +1 +2 में जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है या 10th में आप जितने भी रिएक्शंस देखोगे, तो बेसिकली रिएक्शंस जो होती हैं दो तरह की होती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। यानी कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको हीट की रिक्वायर होती है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनसे हीट निकलती है। तो चलिए उसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको हीट चाहिए, और ये आप पढ़ चुके हो। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहाँ पढ़ी आपने, सेकंड टाइप में डीकंपोजिशन रिएक्शंस के अंदर। तो जो डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोस रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ठीक है, जहां पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो रिएक्शंस कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस आपकी होती हैं वो सभी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एंडोथर्मिक मतलब कि आप हीट दोगे, एक्सटर्नली हीट दोगे, तो वो जो सब्सटेंस है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि आपने हीट सप्लाई की और जो सब्सटेंस है उसने हीट को एब्जॉर्ब किया। तो एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। आपने पीछे देखा भी था डीकंपोजिशन रिएक्शंस के अंदर। फिर आपका है वाटर। तो वाटर की भी हमने जब इलेक्ट्रोलिसिस कराई थी तो वाटर ब्रेक हो गए थे किसमें, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो ये सभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये सिंगल सब्सटेंस है और दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शंस है। फिर है सोडियम हाइड्राइड। तो जब इसको हीट दी जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम में और हाइड्रोजन गैस के अंदर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। तो जहां पे भी आपको ऐसे रिएक्शंस मिले जहां पे रिएक्टेंट 1 एक हो और प्रोडक्ट आपको 2 मिले, दो से ज्यादा में हो सकते हैं, तो उस तरह की रिएक्शंस क्या होती हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती हैं, और इन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में आपका आ जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो एक्सो, तो हम एक्सो को कोरिलेट कर लेते हैं कि एग्जिट वर्ड से, जहां से हीट एग्जिट हो, है ना। तो हीट एग्जिट होना मतलब कि जहां से हीट रिलीज हो। सो रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड। देखो वहां पे एब्जॉर्ब हो रही थी, किसमें, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब कर रहा था वो सब्सटेंस, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होने का मतलब क्या है कि पहले ही सिस्टम जो सब्सटेंस उसके पास हीट होगी वो रिलीज करेगा जैसे ही वो रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही साथ में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनेगा और साथ में हीट भी वहां पे निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि जब कार्बन को जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बर्निंग ऑफ कोल इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड इज मीथेन प्लस ऑक्सीजन। सो जब मीथेन बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकलती है। ठीक है, हीट का सिंबल होता है ये, तो हीट निकलती है। तो जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, वो भी एग्जांपल किसका है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। फिर आपके पास आ जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को जब आप ट्रीट कराते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम। ठीक है, स्लेक्ट लाइम बनता है, इसको भूजा हुआ चूना हिंदी में हम बोल देते हैं। तो वो उसकी फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पे बहुत सारी हीट निकलती है। तो ये सब रिएक्शंस क्या थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, और ये रिएक्शंस होती हैं आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे हीट आपको देनी पड़े, तो वो होती है एंडोथर्मिक, और जहाँ से हीट निकले वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। तो देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात, जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं, तो आपको एक डेल्टा एच वर्ड मिलता है, यानी कि डेल्टा एच जो होता है
वो जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच ऑलवेज लेस देन 0 होता है। मीनवाइल जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव होता है, किस केस में, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। और इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन 0 होता है। मीनवाइल जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देता है, और नेगेटिव वैल्यू कहाँ देता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो आई होप आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा रिएक्शन। आई होप आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बेसिकली 4 कैटेगरीज में हम बांटते हैं। सबसे पहला आपके पास आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, एंड द थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट। डीकम्पोजिशन में हमने पढ़ा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती हैं। पहली जो कैसी होती हैं, आपकी जो हीट से डायरेक्टली चेंज होती है, ठीक है, जो डायरेक्टली हीट से अफेक्टेड होती हैं, जिनको हीट देके डिकम्पोज किया जाता है। तो ठीक है, तो उन रिएक्शंस को बोलते क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर आपने सेकंड टाइप पढ़ा डिकम्पोजिशन का, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, यानी कि क्या करा के इलेक्ट्रोलिसिस करा के वहाँ पे डिकम्पोज किया जाता है सब्सटेंस को। और थर्ड टाइप में आप किया जाती है फोटो डिकम्पोजिशन, जहाँ पे क्या किया जाता है कि सनलाइट को फॉल करा के सब्सटेंस को ब्रेक किया जाता है टू सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पर करते हैं डिसकंटिन्यू। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आई बटन पे आप जाके नेक्स्ट पार्ट इसका देख सकते हैं। तो जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक एवी कोचिंग क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए